अगली सुबह सूरज के उगते ही पूरा का पूरा आयरलैंड एक्साइटमेंट में झूम रहा था। सभी सड़कें उन लोगों से भरी हुई थीं जो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस सुबह 9 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन मीडिया ने सुबह 8 बजे से ही रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और बाकी सब उस माउंटेन से नीचे उतर कर आ गए थे जहाँ पर बेदी फैमिली का घर था। ध्रुव ब्रिज के पास से होकर गुजरने वाला था कि तभी अचानक उसे एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ। अगर तुम्हें शगुन की जिंदगी बचानी है तो आज रात तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मेरा ख्याल है कि कल रात तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली होगी शगुन को मिली ड्रग्स के इफेक्ट को कम करने की, और चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, उसकी टेम्पररी जरूरतों को पूरा कर दो। उसके साथ सो जाओ, उसे बांध दो, और यहाँ तक कि उसे नींद की गोलियां नहीं क्यों ना इंजेक्ट कर दो। लेकिन ड्रग्स का इफेक्ट बस केवल बढ़ ही रहा है ना? उस मैसेज को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि अग्रवाल फैमिली से चिन्मय था। चिन्मय सुदीप के मुकाबले पूरी तरह अलग था। चिन्मय बहुत ही चालाक आदमी था और इस समय पूरी सिचुएशन का इंचार्ज था। लेकिन इन सब के बाद भी वो अभी भी बड़ी सिचुएशन का कंट्रोल लेना चाहता था और अग्रवाल फैमिली का कॉम्पिटेंट रूलर बनना चाहता था। क्या चाहते हो तुम? पिछली रात ध्रुव ने हर वो तरीका इस्तेमाल कर लिया था जो उसे समझ में आ रहा था जिससे वो शगुन की मदद कर सके, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई थी। जब शगुन नींद से जागी थी तब वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जसविंदर ने अपने खुद के तरीके से उसे कुछ देर के लिए सुला दिया था, लेकिन उसके बावजूद कहीं से भी ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था। इस तरह से तुम शगुन का ध्यान रखोगे? ड्राइव करते समय गुस्सा नहीं करते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, पता है ना तुम्हें? ध्रुव, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? अगर तुम नहीं होती तो क्या शगुन के साथ ये सब कुछ होता? उस पर से तुमने उस सुदीप को भी जिंदा छोड़ दिया। माना कि ऐन वक्त पर वो चिन्मय वहाँ आ गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सुदीप को जिंदा छोड़ दो। तुम्हें पहले ही सुदीप को खत्म कर देना चाहिए था। माना कि इस समय उसकी हालत मौत से भी बदतर है, लेकिन फिर भी वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अग्रवाल फैमिली से डर गए? अनिका की बात सुनकर ध्रुव खामोश था। इसलिए नहीं क्योंकि वो अनिका के गुस्से से डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि अनिका सही कह रही थी। ये सब वाकई उसकी वजह से ही हो रहा था। निहाल ने एक बार उसे बताया था कि एक आदमी तभी अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है जब वो खुद अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो खुद सबसे ऊपर नहीं हुआ तो उसके ऊपर मौजूद लोग हमेशा ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे जो उसके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करेगा। और यही वजह थी कि ध्रुव को गिल एंटरप्राइजेस और गिल फैमिली दोनों में ही सबसे ऊपर रहने की जरूरत है। आई एम सॉरी, एक पल के लिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम नहीं होती तो शायद कल रात सुदीप और सिल्वी अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाते। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं, तुमने जो कहा वो सब सच है। मैंने ठीक से शगुन को प्रोटेक्ट नहीं किया। छोड़ो ये सब, तुम मुझे पहले ये बताओ कि चिन्मय ने तुमसे क्या कहा? अनिका की बात सुनकर ध्रुव ने फिर अनिका को चिन्मय का मैसेज दिखाया। ये कमीना, मुझे डर है कि ये आज इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में तुम पर अटैक करेगा। जब तक शगुन की जिंदगी उनके हाथों में है तब तक वो लोग तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। खास तौर पर कल रात तुमने सुदीप की जो हालत की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम उसकी बात मान लोगे? कुछ देर तक ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनिका ने फिर दोबारा कहा, ध्रुव, क्यों ना हम लोग अब बस करें और यहीं पर रुक जाएं? मैं थक गई हूँ। तुम्हें मेरे साथ गिल एम्पायर में और ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी स्ट्रेंथ है, हम अग्रवाल फैमिली के साथ डील नहीं कर सकते। और चिन्मय सुदीप के मुकाबले कहीं ज्यादा अलग है। सुदीप स्मार्ट है और उसके जैसे स्मार्ट लोग हमेशा ही सब कुछ अच्छे से सोच समझ कर ही प्लान करते हैं। हमारे लिए उसके साथ डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम नहीं लड़ पाएंगे उससे, और हो सकता है अब जतिन चौधरी भी चिन्मय की साइड में हो जाए। अनिका की बात सुनकर ध्रुव गहरी सोच में डूब गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या नहीं। शगुन के लिए ध्रुव को सब कुछ अच्छे से सोचना समझना होगा। तभी उसी समय उसे तेजा का फोन आता है। बॉस, आप सही थे। कल रात भले ही सुदीप को बचाने के लिए कैटवुमन ने हमें धोखा दिया था, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ आपने उसे जान से नहीं मारा। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कल रात ब्लैक मार्केट में किसी ने कैटवुमन की जिंदगी खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। हमने आज सुबह सब पकड़ लिया है। डैम इट, चिन्मय ने न सिर्फ उसका फिजिकली और इमोशनली फायदा उठाया है, और अब वो उसे जान से भी मारना चाहता है। आपका अंदाजा पूरी तरह से सही था। अमीर खानदान यही तो करते हैं। कैटवुमन चिन्मय के प्लान का सबसे बड़ा कांटा थी। चलो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस चलते हैं। तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है क्या? तुम पैसे कमाना चाहती हो? कितने पैसे? अग्रवाल फैमिली के पास कितना पैसा है, हम एग्जैक्टली उतना ही कमाएंगे। हम तब तक कमाते रहेंगे जब तक कि गिल एम्पायर के हायर अप्स खुद पर्सनली तुमसे आकर न मिले। कैसी बातें कर रहे हो तुम?
अग्रवाल फैमिली तुम्हें इस तरह से अटैक कर रही है और तुम हो कि चलो अभी पैसे कमाने की बात छोड़ देते हैं। पहले तो तुम उनके अटैक को सर्वाइव करो, फिर ही मैं तुम्हें काबिल समझूंगी। अनिका ने ध्रुव को एक बात नहीं बताई थी। ध्रुव की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस स्मूथ तरीके से चल सके, इसके लिए अनिका ने पहले से ही गिल एम्पायर में किसी चीज के लिए अप्लाई किया था। लेकिन चाहे पैसे हो या लोग, गिल एम्पायर ध्रुव की किसी भी तरह की कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। तुम्हारे और गिल एम्पायर के लिए यही अच्छा होगा कि अग्रवाल फैमिली तुम्हें इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का इंचार्ज रहने दे। रियली? हम और कर भी क्या सकते हैं? अनिका की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और ब्रिज की तरफ मौजूद सूरज की तरफ देखने लगा, जो धीरे धीरे उग रहा था। अगर कभी ऐसा हो कि मैं गिल एम्पायर में कुछ भी ना रहूं तो? ध्रुव, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। उसके बाद ध्रुव फिर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ गया। पूरी ड्राइव के समय अनिका अपनी आंखों में कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ ध्रुव को देख रही थी और यही समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी ध्रुव ने जो कुछ भी कहा है उसका क्या मतलब था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है कि कभी भी ध्रुव और उसकी कही हुई बातें वो समझ नहीं पाती। तुम कहना क्या चाहते हो कि एक दिन तुम गिल फैमिली और गिल एम्पायर को छोड़ दोगे? तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कि कोई भी बड़ी फैमिली गद्दारों को अलाउ नहीं करेगी? एक गद्दार? नॉट रियली। बात बस इतनी सी है कि मैं और गिल फैमिली का एम्पायर दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? इतना कहने के बाद ध्रुव फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। ध्रुव की बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा जैसे कि उसे कुछ समझ में आ गया और इसीलिए आगे फिर उसने कोई इस तरफ सुबह के ठीक 9 बजे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी और दरवाजे पर जतिन चौधरी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ गेस्ट्स का स्वागत कर रहा था। जतिन चौधरी को देखकर सभी के चेहरों पर स्माइल थी सिवाय अग्रवाल फैमिली के। जतिन चौधरी ये देखकर गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। चिन्मय भी वहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में पहुँच गया था और आधे घंटे में ही उसने ऑलरेडी 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। आप सबने हमें जो सपोर्ट करा उसके लिए थैंक यू। अग्रवाल फैमिली हमेशा से ही एक जिम्मेदार फैमिली रही है और फ्यूचर में भी हम आयरलैंड में यही वेल्थ और खुशहाली लाएंगे। इसके अलावा मेरे पास आज 2 और चीजें अनाउंस करने के लिए हैं। चिन्मय की बात सुनकर सभी रिपोर्टर्स एक्साइटेड हो गए थे और वो सब के सब चिन्मय की चीजें अनाउंस करने का इंतजार कर रहे थे। चिन्मय ने फिर ताली बजाई और दरवाजे से सिल्वी अंदर आई। तो दोस्तों, जो पहली चीज मैं अनाउंस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप सबको लग रहा होगा कि आज सुबह 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हमारा काम खत्म हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग 28,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और साइन करेंगे। और बस केवल इतना ही नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करने जा रहे हैं वो 7 दिनों के अंदर अंदर 14,20,000 करोड़ तक का हो जाएगा। चिन्मय के इतना कहते ही वहाँ मीडिया में जैसे हलचल सी मच गई थी और सबकी जुबान पर केवल अग्रवाल फैमिली का ही नाम रह गया था। किसी को भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को किसने इस्टेब्लिश किया था। और दूसरी अनाउंसमेंट क्या है? दूसरी अनाउंसमेंट ये करेंगी। सिल्वी की तरफ देखते हुए चिन्मय की आंखें किसी स्पॉटलाइट की तरह थी, जिसकी वजह से सभी का ध्यान सिल्वी पर चला गया था। चिन्मय ने सिल्वी से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन सिल्वी अच्छे से जानती थी कि वो क्या कहने जा रही है। मेरी बेटी ऑलरेडी बड़ी हो गई है और इस बार वो फाइनली अपने मिस्टर राइट से मिल चुकी है। इनफैक्ट एक चीज जो आप सभी को शायद पता नहीं होगी और वो ये है कि हमने यानी बेदी फैमिली ने ऑलरेडी कुछ महीने पहले अग्रवाल फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। बहुत से लोग ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि शगुन कैसे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की एम्बेसडर बनने में कामयाब हो गई थी। अब जब उसका मिस्टर राइट आप सबके सामने खड़ा हुआ है तो मैं श्योर हूँ कि आप सभी को अब इसके बारे में पता चल ही गया होगा। सिल्वी की बात खत्म होते ही एक बार फिर से मीडिया में खलबली मच गई थी। सिल्वी की बात सुनने के बाद इस समय हर उस लड़के का दिल टूट गया था जो शगुन से शादी तो क्या, उससे एक बार मिलकर ही खुश हो जाना चाहता था। अनिका इस तरफ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की तरफ ड्राइव कर रही थी और वहाँ की इस न्यूज को सुनकर गुस्से में उसका पारा भी चढ़ गया था, लेकिन फिलहाल के लिए वो तब तक कुछ नहीं कर सकती थी जब तक कि वो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस पहुँच नहीं जाती। और रही बात ध्रुव की, तो ध्रुव ऐसे रिलैक्स बैठा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ध्रुव और अनिका ऑलमोस्ट दोपहर में वेन्यू पर पहुंचे थे और उस दौरान चिन्मय 28,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। चिन्मय तिरछी निगाहों से ध्रुव को आता हुआ देख रहा था और तुरंत ही अपने चेहरे पर झूठी स्माइल के साथ वो ध्रुव से मिलने चला गया। सच पूछो तो वो ध्रुव को नीचा दिखाने के लिए गया था, क्योंकि इस समय 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सारी लाइमलाइट उसी पर थी और ध्रुव को कोई भी नहीं जानता था। चिन्मय ध्रुव से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, लेकिन ध्रुव ने उससे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उल्टा 2 लोग ध्रुव के पीछे से निकलकर सामने की तरफ आए। उनमें से एक आयरलैंड का एक पुलिस वाला था और दूसरा आइडेंटिफिकेशन सेंटर का एक बंदा था। क्या तुम्हारा नाम ही चिन्मय है? पुलिस वाले और आइडेंटिफिकेशन सेंटर वाले आदमी ने एक साथ एक ही समय पर पूछा। चिन्मय ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई।
आप पर सुदीप की जान लेने की कोशिश करने, झूठे सर्टिफिकेट्स बनाने और इल्लीगल तरीके से पैसे हासिल करने का शक है। प्लीज हमारे साथ चलिए। पुलिस वाले की इस बात को सुनकर चिन्मय के चेहरे की स्माइल गायब हो गई थी और अचानक से ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने तुरंत ही ध्रुव को देखा जो अपने चेहरे पर स्माइल के साथ खड़ा हुआ था। मिस्टर ध्रुव, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आज इतना बड़ा इवेंट है और यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स हैं। इन सब के सामने आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अरेस्ट करवाने की? आप जानबूझकर अग्रवाल फैमिली का नाम खराब कर रहे हैं। वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान अंधा नहीं था। वो सब देख सकते थे कि जो लोग चिन्मय को अरेस्ट करने के लिए आए हैं उन सभी ने यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी और वो सब के सब अपने हाथ में हथकड़ियाँ लेकर आए थे। गुड लक। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर वेन्यू में चला गया। शिट, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये हरकत करके तुम न सिर्फ मेरी इंसल्ट कर रहे हो बल्कि पूरी अग्रवाल फैमिली की भी इंसल्ट कर रहे हो। चिन्मय ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ध्रुव वहाँ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बिना किसी सबूत के उसे अरेस्ट करवाने की हिम्मत करेगा। उसके हिसाब से ध्रुव बहुत बड़ा बेवकूफ था जो खुद अपनी ही कब्र खोद रहा था। भले ही ध्रुव की ये चाल चिन्मय को बाजी हरा देगी, लेकिन इस चाल की वजह से अग्रवाल फैमिली ध्रुव से और भी कहीं ज्यादा नाराज हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं? चिन्मय के चेहरे का रंग इस समय उड़ा हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस सिचुएशन से जल्द बाहर निकलना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जो लोन उसने लिया है उसे वो अगले 3 महीनों में चुका नहीं पाएगा और फिर अग्रवाल फैमिली में अपनी जगह बनाने का उसका सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। आई एम सॉरी, लेकिन आप इस समय आयरलैंड में हैं और इसलिए आपको यहाँ के कानून को मानना ही होगा। चिंता मत करिए, अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आप पर लगे हुए सभी इल्जाम झूठे हैं तो हम आपको क्लीन चिट दे देंगे। वेल, मुझे आप लोगों के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ और मुझे अपनी बेगुनाही की सफाई किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई सबूत है मुझे अरेस्ट करने के लिए? हाँ, हमारे पास सबूत है। इनफैक्ट हमारे पास फिजिकल एविडेंस और गवाह दोनों ही हैं। क्या? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि आयरलैंड में मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी नहीं है? जतिन, इधर आओ। जतिन को इस समय थोड़ा अजीब लग रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये तो बस शुरुआत है। ध्रुव चिन्मय के अगेंस्ट नहीं, ध्रुव पूरी की पूरी अग्रवाल फैमिली के अगेंस्ट लड़ने जा रहा है और ये जतिन के लिए बहुत ही कमाल की बात थी। चिन्मय और ध्रुव दोनों को देखते हुए जतिन इस समय यही सोच रहा था कि इस समय उसे किसका साथ देना चाहिए और फाइनली कुछ समय तक सोचने के बाद जतिन ने अपना फैसला ले लिया था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा एविडेंस है? जतिन, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी मौजूदा सिचुएशन भूल गए हो क्या? हाँ, मुझे पता है मिस्टर चिन्मय, लेकिन आज यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए हमें सबको एक एक्सप्लेनेशन तो देना ही चाहिए। आफ्टर ऑल हम सब लीगल सोसाइटी में रहते हैं, है ना? ऑफ कोर्स। वेल, मैं भी देखना चाहूंगा कि वो एविडेंस क्या है। मैं हूँ वो एविडेंस और साथ ही साथ तुम्हारी सभी कारनामों की विटनेस भी। अचानक से ही एंट्रेंस से एक आवाज आई और जब सबने उस तरफ देखा तो उन्हें कैट वुमन वहाँ पर खड़ी नजर आई। कैट वुमन को जिंदा देखकर चिन्मय की आंखें खुली की खुली रह गई। चिन्मय की अरेस्ट ने मीडिया में तहलका मचा दिया था और हर तरफ बस चिन्मय और अग्रवाल फैमिली का ही नाम था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि मीडिया में खबर आने के आधे घंटे के बाद ही चिन्मय और अग्रवाल फैमिली से रिलेटेड सभी न्यूज पूरी तरह से गायब हो गई थी और फिर उसके अगले 3 दिनों में चिन्मय के पिता दिनेश ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के 70% से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट चिन्मय के नाम पर साइन कर दिए थे। ध्रुव, अग्रवाल फैमिली की स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज्यादा है। उन लोगों ने ऑलरेडी सभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं और तुम्हारे हाथ 10% से भी नीचे लगे हैं। अनिका की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और कुछ भी नहीं कहा। वो अच्छे से जानता था कि ये सब केवल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये सब अग्रवाल फैमिली का गुस्सा है। उसी समय किसी ने अनिका के ऑफिस में एक बड़ा सा गिफ्ट भेजा और जब अनिका ने इसे खोलकर देखा तो उसे और ध्रुव को उस पार्सल के अंदर एक उंगली नजर आई। इसके अलावा उसमें खून से एक मैसेज भी लिखा हुआ था। ध्रुव, तुम्हारी अग्रवाल फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। उस मैसेज को पढ़कर और उसमें से खून की गंध महसूस कर ध्रुव और अनिका दोनों ही दंग रह गए थे। वो उंगली पूरी तरह से खून से सनी हुई थी और उसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि उसे काटा गया था, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस उंगली को उसी समय किसी ऐसे इंसान के शरीर से उखाड़ा गया है जब वो जिंदा था। ध्रुव को ये देखकर कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी क्योंकि उसने इससे भी कहीं ज्यादा खून खराबा देखा था, लेकिन अनिका के लिए ये सब कुछ नया था और इसीलिए अपनी आंखों के सामने इस नजारे को देखकर वो सीधा उल्टी करने चली गई थी। कुछ मिनटों के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर निकली थी तो उसने देखा कि ध्रुव अभी भी उस उंगली को अपने हाथों में पकड़कर उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। किसकी उंगली है ये? कौन है वो जिसने इतनी घटिया हरकत करी है? बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो ऐसे ये तो नहीं हो सकता है कि वो लोग तुम्हें धमकाएंगे। ऐसा लगता है कि ये हरकत जिसकी भी है वो ये जानता है कि मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये धमकी तुम्हारे लिए है। आफ्टर ऑल, मेरी जैसी इनोसेंट और क्यूट लड़की को
कोई कैसे धमका सकता है? प्लीज दोबारा ये बात मत करना। खैर ये सब छोड़ो, पहले इस उंगली के बारे में बात करते हैं। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर से ध्यान से उस उंगली को ऑब्जर्व करने लगा। उस कटी हुई उंगली के अलावा उस पैकेज में और कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी वो उंगली भेजी है वो जानता था कि उस उंगली को देखते ही ध्रुव गिव अप कर देगा। उनके हिसाब से ये उंगली जिस भी इंसान की है वो ध्रुव के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी सोच में ध्रुव के दिमाग में सबसे पहला नाम शगुन का आया था। ये शगुन का हाथ नहीं है। शगुन का हाथ स्मूथ, नाजुक और गोरा है। मुझे लगता है कि ये उंगली सिल्वी की है। जाहिर सी बात है, अग्रवाल फैमिली के लिए सिल्वी मेरी होने वाली सास है और उनके हिसाब से अगर वो सिल्वी को नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं गिव अप कर दूंगा। बेवकूफ लोग सिल्वी का इस्तेमाल कर मुझे डरा रहे हैं। बेकार में गलत इंसान की उंगली काट दी। ध्रुव अभी अनिका से डिस्कस ही कर रहा था कि तभी ध्रुव का फोन बजा और उसने नोटिस किया कि कैट वुमन उसे कॉल कर रही थी। चिन्मय के अरेस्ट के बाद से ध्रुव ने उसे शगुन के लिए एंटीडोट ढूंढने के काम में लगाया था। हाँ, कैट वुमन ने सुदीप को बचाने के लिए ध्रुव को धोखा दिया था, लेकिन फिर भी ध्रुव ने उसकी जान बचाई थी और ये कैट वुमन पर एक बहुत बड़ा एहसान था। और इसी एहसान के चलते कैट वुमन ने न सिर्फ चिन्मय के खिलाफ गवाही दी थी बल्कि वो शगुन के लिए एंटीडोट भी ढूंढ रही थी। लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी और इसी चीज को इन्फॉर्म करने के लिए उसने ध्रुव को कॉल किया था। और साथ ही साथ उसने ध्रुव को ये भरोसा भी दिलाया कि वो शगुन के लिए एंटीडोट ढूंढती रहेगी। मिस्टर गिल, अग्रवाल फैमिली ने कहा है कि वो 7 दिनों में आपकी डेड बॉडी देखना चाहते हैं और इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को तो उन लोगों ने ऑलरेडी अपने कब्जे में कर ही लिया है। 3 दिनों के अंदर अंदर ही दिनेश ने 70% से ज्यादा इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल जमा लिया है और जिनके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है वो सब के सब पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बिजनेसमैन हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगले 4 दिनों में एनर्जी से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसमें आपके सभी कॉन्ट्रैक्ट राइट्स एक्चुअल में अग्रवाल फैमिली के हाथ में है। याद दिलाने के लिए थैंक यू। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मिस्टर गिल, मैंने आपके साथ जो भी किया उसके बाद भी आपने मेरी जान बचाई थी, वरना चिन्मय ने तो मुझे जान से मार ही डाला था। लेकिन मेरे पास उस समय चिन्मय की बात मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना कहने के बाद कैट वुमन ने फोन रख दिया। तुम उसे इतनी आसानी से जाने दोगे? उसने ऑलमोस्ट तुम्हारी जान ले ली थी। उस समय न तो उसके पास कोई और रास्ता था और न ही इस समय मेरे पास है। मैंने निहाल से वादा किया था और वैसे भी वो बेचारी अपनी मर्जी से मेरी जान नहीं ले रही थी। चिन्मय उसका इस्तेमाल कर रहा था और वो चिन्मय के प्यार में पागल उसका असली चेहरा तब तक नहीं देख पाई थी जब तक कि चिन्मय ने उसे जान से मारने की कोशिश नहीं की। जाने दो उसे, वो हमारे लिए खतरा नहीं है। अनिका ध्रुव की बात से कन्विंस नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनकर अनिका ने ध्रुव से कुछ भी नहीं कहा। इस तरफ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआती स्टेज खत्म हो गई थी और लास्ट स्टेज खत्म होने में अभी भी 4 दिन बाकी थे, जिसमें से चौथे दिन सुबह इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की सिचुएशन को अनाउंस किया जाना था। ध्रुव ने कॉन्फ्रेंस के इस हिस्से को संभालने का जिम्मा जतिन चौधरी को दिया था। दूसरी तरफ ध्रुव की वजह से अग्रवाल फैमिली ने सिल्वी के साथ जो किया था उसकी वजह से ध्रुव के लिए सिल्वी की नफरत और कहीं ज्यादा बढ़ गई थी और ध्रुव को उसकी सही जगह दिखाने और बेरी फैमिली के फ्यूचर को सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी इतनी खराब हालत के बावजूद सिल्वी उस दिन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस गई थी। उसने तय कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने लिए कुछ फायदे लेकर ही रहेगी। और उसी कॉन्फ्रेंस के बाहर सिल्वी को उसका छोटा भाई हरीश बाफना मिला था, जिसे एल्पाइट फार्मास्यूटिकल के साथ डील करने के लिए सिल्वी की मदद चाहिए थी और इसीलिए वो सिल्वी को उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नागेश हटवाल से मिलवाने के लिए लाया था। हरीश से बात करते हुए सिल्वी इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के दरवाजे पर पहुंची ही थी जब उसने देखा ध्रुव और विराट आपस में बात कर रहे थे। ध्रुव ने भी सिल्वी को देखा और साथ ही साथ उसने नोटिस किया कि सिल्वी के हाथ में वाकई एक उंगली गायब है। इन सब के बाद ध्रुव का शक पक्का हो गया था कि वो उंगली सिल्वी की ही थी। सच पूछो तो ध्रुव हंसना चाहता था, लेकिन ऐसे माहौल में हंसना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जतिन वहाँ पर आकर ध्रुव से बात करने के लिए उसके पास चला गया। मिस्टर गिल, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। जतिन की बात सुनकर ध्रुव ने अपनी गर्दन हिलाई और जतिन को अभी कुछ ना बोलने का इशारा किया और फिर वो सबसे पहले सिल्वी के पास चला गया। बहुत नफरत करती हो ना तुम मुझसे सिल्वी बेदी। चलो फिर अब समय आ गया है तुम्हें ये दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर हटवाल, आप इस बदमाश को जानते हो? ध्रुव को आते देखकर सिल्वी ने नागेश से पूछा। उसके चेहरे पर ध्रुव के लिए हेट साफ देखी जा सकती थी। दूसरी ओर नागेश का रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो ध्रुव के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था, लेकिन क्या ध्रुव उसे खुद को जानने का मौका देगा? नागेश की आवाज थोड़ी कांप रही थी और उसने सिल्वी से पूछा, क्या मैं सचमुच उससे मिलके बात कर सकता हूँ? नागेश की बात सुन के सिल्वी जोर से हंस पड़ी और बोली, यार मुझे माफ करना, 2 लोग एक दूसरे को जान पाएं इसके लिए दोनों का सेम लेवल पर होना जरूरी होता है ना? नागेश को सिल्वी का इशारा सही से समझ नहीं आया।
उसका और ध्रुव का लेवल डेफिनेटली सेम नहीं था, लेकिन क्या उनके बीच का डिफरेंस इतना था कि दोनों बात तक नहीं कर सकते थे? क्या ध्रुव वो देवता था जिसकी नागेश पूजा तो कर सकता था लेकिन उसे कभी पा नहीं सकता था? ये सब सवाल नागेश के दिमाग में तैर रहे थे कि तभी ध्रुव उसके सामने आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव ने नागेश की ओर देखा और पूछा। नागेश का शरीर जोर से कांप गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके गले से आवाज ही गायब हो गई है। नागेश बहुत फोर्स लगा के बोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऐसा मौका उसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। मिस्टर गिल, मेरा नाम नागेश है, क्या आप मुझे जानते हैं? नागेश ने ध्रुव के सामने सिर को नोट करते हुए कहा। ध्रुव के लिए नागेश की रिस्पेक्ट देख के सिल्वी का दिमाग चकरा गया। उसने जब लेवल में डिफरेंस की बात की थी तो उसका मतलब था कि ध्रुव की औकात नहीं है कि वो नागेश से मिल सके। हालांकि हरीश, जो सिल्वी के बगल में खड़ा था, सिचुएशन को बेहतर तरीके से जानता था। उसे अच्छे से पता था कि कहाँ उसे मुंह बंद रखना है और कहाँ बोलना है। ध्रुव की पावर की झलक नागेश की आंखों में साफ साफ दिख रही थी। नागेश खुद को बुरी तरह से इंटिमिडेटेड महसूस कर रहा था। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ध्रुव ने अपना हाथ लहराते हुए नागेश से कहा। नागेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिल्वी ध्रुव की बात सुन के बुरी तरह से भड़क गई। अगर तुम किसी को जानते ही नहीं हो तो उसके पास आके बात क्यों कर रहे हो? मुंह उठा के किसी के पास जाने से पहले कम से कम उनकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो ले लिया करो। इससे तुम्हें दो फायदे होंगे। एक तो तुम्हें किसी के सामने एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा, और दूसरा ये कि तुम लोगों को कुछ इनपुट दे सकते हो जो कि उनके बिजनेस में काम आ सकते हैं। ध्रुव कुछ देर के लिए हैरान रह गया। सिल्वी में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी पूरी ताकत से लोगों को हड़काना जानती थी। उसकी एक उंगली कट गई थी, लेकिन फिर भी उसके ईगो में कोई भी कमी नहीं आई थी। इस मक्खी से कहो कि मेरे आसपास भिनभिनाना बंद कर दे। ध्रुव ने अपना सिर घुमा के जतिन से कहा। ध्रुव की बात सुन के सिल्वी चौंक गई। वो हंस पड़ी और बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? मिस्टर चौधरी को ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में बहुत बेशर्म हो। ध्रुव को डांटने के बाद सिल्वी जतिन से मुखातिब हुई। मिस्टर चौधरी, आपको इस आदमी की बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बेदी फैमिली इससे डील कर लेगी। सिल्वी की बात सुनकर जतिन फ्रस्ट्रेट हो रहा था। बेदी फैमिली की परवाह कौन ही कर रहा है? तुम लोग आज तक कॉन्फ्रेंस में आए ही कितनी बार हो? जतिन ने मन में सोचा। जतिन के लिए सिल्वी को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। उसने नागेश की ओर देखा और धमकी भरे लहजे में पूछा, मिस्टर हटवाल, तुम बेदी फैमिली के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो? जतिन ने ये कह के इन्विटेशन लेटर फाड़ दिया। नागेश अभी भी बुरी तरह से सहमा हुआ था। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बेदी फैमिली के मेंबर्स ही क्या, अगर कोई कंपनी उनके साथ बिजनेस में भी इन्वॉल्व है तो मैं उसके साथ भी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। मैं बेदी फैमिली और उनसे जुड़ी हुई सारी कंपनीज को इमीडिएटली ब्लैकलिस्ट करता हूँ। नागेश ने जतिन से वादा करते हुए कहा। वो जानता था कि अगर उसने जतिन के सामने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो जतिन उस पर गुस्सा हो जाएगा, और जतिन के गुस्से को झेलना नागेश के बस की बात नहीं थी। हैरत की बात ये थी कि नागेश को ये भी पता नहीं था कि ध्रुव असल में है कौन। जतिन ने नागेश को फटा हुआ इन्विटेशन लेटर वापस देते हुए कहा, अच्छी बात है। बिजनेस चलाने के लिए न केवल बिजनेस एक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, बल्कि उतना ही इम्पोर्टेंट होता है एक लॉन्ग टर्म विजन का होना। हाँ सर। नागेश ने जतिन के सामने सिर झुकाते हुए कहा। सिल्वी पूरी तरह से हैरान रह गई थी। ध्रुव के कहे गए कुछ वर्ड्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। बेदी फैमिली और उससे एसोसिएटेड कंपनीज को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था। इसके अलावा ये सब आयरलैंड में हो रहा था, जो कि जतिन का एरिया था। बेदी फैमिली को ध्रुव ने गहरे कुएं में धकेल दिया था। सिल्वी का चेहरा पीला पड़ गया था। वो सांस नहीं ले पा रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। ध्रुव इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? मुझे बस एक सेंटेंस कहने की जरूरत पड़ी। सिल्वी ने मन ही मन सोचा। इसके अलावा वो साफ साफ देख सकती थी कि जतिन का रवैया ध्रुव के सामने बहुत अच्छा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो गलत इंसान की चापलूसी कर रही थी? सिल्वी भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उसका डिसीजन गलत था। दफा हो जाओ। जतिन ने ऐसा कहते हुए सिल्वी और हरीश की ओर ठंडी नजरों से देखा। इसके बाद वो ध्रुव को फॉलो करते हुए कॉन्फ्रेंस की तरफ चला गया। सिल्वी का शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसके लिए दोबारा ध्रुव के पास जाना इम्पॉसिबल था। वो ध्रुव से बेहद नफरत करती थी। सिल्वी, इस ध्रुव का बैकग्राउंड क्या है? हरीश ने सिल्वी से पूछा। वो ध्रुव को मिल रहे ट्रीटमेंट से हैरान था। तुम लोग काफी टाइम तक फ्रांस में थे, तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे नहीं पता, मैंने इस इंसान के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। हरीश ने सिल्वी से कहा। ये सुनकर सिल्वी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसने हरीश की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर जतिन ध्रुव के साथ कॉन्फ्रेंस में एंटर कर चुका था। एक आदमी उन दोनों का वेलकम करने आया। उस आदमी के साथ एक औरत भी थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि दिनेश और ऐश्वर्या थे। मिस्टर चौधरी, आखिरकार आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए अब कॉन्फ्रेंस के पहले 3 दिनों के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर ही दीजिए। जतिन हैरान रह गया और उसने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखा। मिस्टर गिल, अगर आपने अभी भी कोई रास्ता नहीं सोचा तो आप मारे जाएंगे। जतिन ने आंखों ही आंखों में ध्रुव को कम्युनिकेट करने की कोशिश की। इस बार की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के नतीजों से कई लोग भली भांति परिचित थे। इस बार की कॉन्फ्रेंस में अग्रवाल फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली साबित हुई थी, लेकिन रिजल्ट अनाउंस करने और ना करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था।
एक बार रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए तो दुनिया में हर किसी को इस बारे में पता चल जाएगा। जब जतिन ने देखा कि ध्रुव कुछ कह ही नहीं रहा है तो वो दिनेश से बोला। थोड़ी देर वेट कर लो। दिनेश जतिन की बात सुन के इरिटेट हो गया। क्यों वेट करूं मैं? मिस्टर चौधरी, आपको रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए ध्रुव की परमिशन की जरूरत है क्या? रिजल्ट्स अभी अनाउंस हो जाएं या बाद में, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? फैक्ट्स पहले से ही हमारे सामने हैं। दिनेश जतिन के ऊपर दबाव बढ़ा रहा था। जतिन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसने गहरी सांस ली और ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव बहुत ही कामली अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। जतिन को पता था कि वो दिनेश के खिलाफ लड़ने के लायक नहीं है। मिस्टर चौधरी, कहीं आपका फैक्ट्स चेंज करने का तो कोई इरादा नहीं है? दिनेश की बात सुन के जतिन चौंक गया। दिनेश उसे घूर कर देख रहा था। जतिन ने उम्मीद भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखा, मानो वो कहना चाह रहा हो, आप ही से संभाल सकते हो। अब तो काफी समय हो गया है, क्या अब हम रिजल्ट्स अनाउंस कर सकते हैं या नहीं? दिनेश ने 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद अपनी रोलेक्स घड़ी की तरफ देखा और जतिन से पूछा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद सभी लोग उसे सुन सकते थे। जाहिर है वो जतिन पर प्रेशर बढ़ा रहा था। लोगों में जतिन की आनाकानी की वजह से खुसफुसाहट शुरू हो गई थी। दूसरी ओर जतिन ध्रुव के सिग्नल का वेट कर रहा था जो कि उसे मिल ही नहीं रहा था। जतिन ने फिर भी अपना सिर हिलाया और दिनेश से कहा, बस थोड़ी देर और वेट कर लो। दिनेश को पता था कि जब तक ध्रुव परमिशन नहीं देगा तब तक जतिन रिजल्ट अनाउंस नहीं करेगा। दिनेश जतिन के करीब आया और बोला, जतिन, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि फिलहाल मेरे खिलाफ जाना कितना रिस्की साबित हो सकता है। दिनेश की बात सुनकर जतिन ने गहरी सांस ली। वो खुद को दिनेश और ध्रुव के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। ध्रुव ने उसे अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन ध्रुव ने उसे पास्ट में जो एश्योरेंस दिया था वो उसकी वजह से ध्रुव की मदद करना चाहता था। वो इस बार कॉन्फ्रेंस में पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे ध्रुव के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने थे। दिनेश ने ध्रुव की ओर गुस्से से देखा। उसे पता था कि ध्रुव की वजह से ये चीजें अटकी हुई थी। वो ध्रुव के पास जाके बोला, मिस्टर गिल, मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हें पहले सही से पहचान नहीं पाया। मुझे ये मानने में कोई भी संकोच नहीं है कि तुम एक बहुत ही काबिल लड़के हो, लेकिन तुम में एक क्वालिटी की भारी कमी है। तुम में गेम स्पिरिट रत्ती भर भी नहीं है। अब हार गए हो तो बड़ा दिल रखकर हार को एक्सेप्ट कर लो। रिजल्ट अभी अनाउंस किया जाए या बाद में, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। दिनेश ने नीची आवाज में ध्रुव से कहा, वैसे मिस्टर गिल, मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूँ, तुम्हें कभी पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अग्रवाल फैमिली के फुल टाइम गुलाम बन सकते हो। तुम एक कैपेबल इंसान हो। हम कहीं ना कहीं तुम्हारी कैपेबिलिटीज का यूज कर ही लेंगे। दिनेश ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी बात सुन के ध्रुव को हंसी आ गई। चलो ये भी देख लेंगे कि कौन किसका फुल टाइम गुलाम बनता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए दिनेश से कहा। दिनेश उसकी स्माइल देखकर घबरा गया। आखिर इस लड़के के मन में चल क्या रहा है? दिनेश ने मन ही मन सोचा, यार तुम कितने इगोइस्टिक हो। अपने ईगो की वजह से तुम रियलिटी को भी नहीं देख पा रहे हो। इस कॉन्फ्रेंस में आई 70% कंपनियों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए हैं। वैसे मैंने उनके साथ एक इंडस्ट्री कंपटीशन एग्रीमेंट पर भी सिग्नेचर किए हैं। सभी कंपनियों ने एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दिए हैं। उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि कंपनीज और किसी के साथ या किसी भी ग्रुप के साथ किसी भी तरह का बिजनेस एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तुम्हारी कंपनीज के साथ भी नहीं। दिनेश ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, लेकिन अभी भी उसे ध्रुव की आंखों में डर की एक बूंद तक नहीं दिखाई दे रही थी। ये बात उसे अंदर से अनसेटल कर रही थी। एक बात याद रखना तुम, अग्रवाल फैमिली लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, उन्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेती है। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या गजब कोइंसिडेंस है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। ध्रुव अचानक से बोल उठा, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। अब तुम खुद ही गुलाम बना लिए गए हो। वैसे तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तुम चाहो तो जमीन पर घुटने टेक के मुझसे माफी मांग सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर रहम करने के बारे में सोच सकता हूँ। इस बार दिनेश ने इंश्योर किया कि आसपास मौजूद सभी लोग उसकी बात सुन लें। लोग ध्रुव को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही ध्रुव पर हमला कर देंगे। ध्रुव जानता था कि दिनेश उसे एक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दिनेश ने न केवल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस पर कब्जा कर लिया था, बल्कि उसने ये भी इंश्योर कर लिया था कि पूरा हॉल उसके लोगों से भरा रहे, ताकि अगर हाथापाई की नौबत आए तो ध्रुव वहाँ से जिंदा वापस न जा सके। दिनेश ध्रुव को किसी भी कीमत पर हराना चाहता था। दूसरी ओर ध्रुव किसी कॉल का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय उसे किसी का कॉल आया। कॉल उसके पिता हरमन गिल का था। कॉल उठाने से पहले ध्रुव ने जतिन से कहा, जाओ जाके रिजल्ट्स अनाउंस कर दो। ठीक है। जतिन ये कह के कॉन्फ्रेंस हॉल के स्टेज पर चला गया। ध्रुव ने फोन अपने कान पर लगाया। दूसरी तरफ से हरमन की आवाज आई। हरमन ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, बेटा, दिनेश की सभी ऑयल फील्ड्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी गई हैं। अब उसके द्वारा साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड ही नहीं है। अपने पिता की बात सुन के ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। बेटा, अब तुम उसके बॉस बन चुके हो। उसको तुमसे ही ऑयल खरीदना होगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस प्राइस पर ऑयल सेल करना चाहते हो। हरमन ने ये कहकर फोन काट दिया। ध्रुव ने दिनेश की ओर एक नजर डाली। हरमन की बात से पूरी तरह अनजान वो स्टेज पर खड़े जतिन की तरफ देख रहा था।
ध्रुव चीख चीख के दिनेश को बताना चाहता था कि वो चाहे तो आयरलैंड पर राज भी कर सकता था, लेकिन वो इतनी जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता था। दूसरी ओर जतिन स्टेज पर चढ़ चुका था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वो बार बार पीछे मुड़कर ध्रुव को देख रहा था। वो जानता था कि ध्रुव अपने अपोनेंट को हराने के लिए एक स्पेशल मोमेंट का वेट कर रहा था। जतिन को ध्रुव के फोन पर आए हुए कॉल की सिग्निफिकेंस पता थी। उसे ये देखकर बहुत सरप्राइज हुआ था कि ध्रुव ने बिना फोन उठाए ही उसे रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कह दिया था। अग्रवाल फैमिली काफी लार्ज थी और उनसे निपटना आसान नहीं था। ये बात जतिन अच्छे से जानता था। हालांकि उसे ध्रुव द्वारा ऑर्डर दे दिया गया था और जैसा ध्रुव ने कहा था वैसा करने के अलावा जतिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जतिन जैसे ही स्टेज पर आया तो सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। लोग अग्रवाल फैमिली को अप्रिशिएट भी कर रहे थे और साथ ही फैमिली की पावर की वजह से जेलस भी फील कर रहे थे। वो इम्पेशेंट भी हुए जा रहे थे। जल्दी अनाउंस करो, जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लोगों में हलचल मचनी शुरू हो चुकी थी। उनमें से कुछ सच में खुश थे, ज्यादातर लोग अग्रवाल फैमिली की चापलूसी कर रहे थे। जतिन का चेहरा बहुत उदास था। कुछ देर में उसने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया। उसने लिस्ट खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस करना चाहूंगा। कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बीटावल ग्रुप और अग्रवाल फैमिली के बीच हुआ है, जिसकी वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए है। अग्रवाल फैमिली ने रिजको ग्रुप के साथ भी 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं अग्रवाल फैमिली को थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को पॉसिबल किया। जतिन ने धीरे धीरे करके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट पढ़ डाली। लिस्ट बहुत लंबी थी। जतिन को पूरी लिस्ट पढ़ने में 1 घंटे का टाइम लग गया। जतिन की लिस्ट फिनिश कर लेने के बाद दिनेश अपनी बीवी ऐश्वर्या को लेकर ध्रुव के पास पहुंचा। वैसे तो ऐश्वर्या की उम्र 40 के पार थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उम्र दराज नहीं लगती थी। वो किसी फैशन मॉडल की तरह लगती थी। उसका फिगर अच्छा था, वो बहुत खूबसूरत भी थी। यार ध्रुव, मैं तुमसे तुम्हारी कामनेस का राज जानना चाहता हूँ। इतनी बड़ी डिफीट सहन करने के बाद भी तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? दिनेश ने हंसते हुए ध्रुव से पूछा। एक बात बताओ, अगर हाथी कहीं से जा रहा हो और कुछ कुत्ते उसे देख के भौंकने लगे तो हाथी को क्या करना चाहिए? हाथी को कुत्तों से क्या ही फर्क पड़ता है, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा। दिनेश ने कंधे उचकाते हुए कहा। ये सुनते ही ध्रुव बिना कुछ कहे दिनेश के पास से चला गया। क्या उसने मुझे कुत्ता कहा? हाँ? ध्रुव की हरकत देखकर दिनेश बुरी तरह से भड़क गया। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू। ये ध्रुव कितना इगोइस्टिक है। वो सब लोगों को नीची नजर से देखता है, लेकिन उसने अग्रवाल फैमिली को नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे की? दिनेश ध्रुव के ऊपर बुरी तरह से भड़क गया था। वो मुट्ठी भींच के ध्रुव के पीछे जाने लगा। अगर अग्रवाल फैमिली ने वायलेंटली रिएक्ट किया तो पूरे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में केओस मच सकता था। जैसे ही दिनेश ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसकी मुट्ठियों से चटकने की आवाज आने लगी। इसके पहले दिनेश के पास पहुंच पाए उसका फोन बज उठा। ये कितने गलत टाइम पर कॉल करता है यार। दिनेश को उसके बटलर ने कॉल किया था। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ देखे जा सकते थे। तुम्हें पता है ना कि मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ, फिर भी तुम मुझे कॉल कर रहे हो? दिनेश बटलर के ऊपर भड़क रहा था। बटलर को समझ में आ गया था कि दिनेश को उसके ऊपर गुस्सा आ गया है। इसके बावजूद उसने करेज जुटाते हुए दिनेश से कहा, सर, मैं आपके लिए 30 सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे आपके पल पल के बारे में जानकारी रहती है। ये जानने के बाद भी कि आप कॉन्फ्रेंस में हैं, अगर मैंने आपको कॉल किया है तो कोई इम्पोर्टेंट बात ही होगी। बटलर ने बिना डरे हुए दिनेश से कह दिया। दिनेश बटलर की टोन सुन के सरप्राइज हो गया। बटलर ने पहले कभी इतने डायरेक्ट लहजे में दिनेश से बात नहीं की थी। हाँ बोलो, क्या बात है? सर प्लीज बहुत ज्यादा ऑयल प्रोजेक्ट्स पर साइन मत कीजिएगा। बटलर ने दिनेश से कहा। वो घबराया हुआ लग रहा था। फोन पर सरसराहट की आवाज सुनी जा सकती थी। बटलर बोलते समय डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था। जितना ज्यादा वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता गया, उतना ही उसका डर बढ़ता गया। क्या कहा तुमने? दिनेश का चेहरा तुरंत टेंस हो गया। उसने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बटलर साफ साफ बता सकता था कि दिनेश को गुस्सा आ रहा है। तुम्हें ये बात पता है ना कि मैंने जितने प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो सब ऑयल प्रोजेक्ट्स ही हैं। दिनेश ने हाल के सालों में मिडिल ईस्ट की कई ऑयल फील्ड्स को सिक्योर किया था। मिडिल ईस्ट के ऑयल फील्ड्स तेल की स्टेबल सप्लाई को इंश्योर करते थे। दिनेश के लिए वो ऑयल फील्ड्स सोने की खदानों की तरह थे। मुझे पता है, लेकिन बटलर की आवाज अजीब लग रही थी। बोलो। दिनेश ने सख्ती के साथ बटलर से कहा। 3 ऑयल फील्ड्स ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि वो तुरंत हमें ऑयल की सप्लाई बंद करने वाले हैं। बटलर की बात सुनते दिनेश को चक्कर सा आ गया। ये क्या बकवास है? उन्होंने अभी अभी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है और तुरंत ही वो ऑयल की सप्लाई बंद करने जा रहे हैं। वो कब तक ऑयल सप्लाई बंद रखेंगे? दिनेश का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। उसने अपनी मुट्ठी और भी कसकर भींच ली थी और उसके हाथों की नीली नसें उभर आई थी। उन्होंने कहा है हमेशा के लिए। बटलर ने हिचकते हुए दिनेश को बताया। ये सुनते ही मानो दिनेश का दिमाग ही फट गया। हमेशा के लिए? ये कैसा मजाक है? इसका मतलब है कि वो कभी हमारे साथ काम नहीं करेंगे? दिनेश ने बटलर से पूछा। बटलर ने उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब बहुत ही ऑब्वियस था। ये कैसे पॉसिबल है? घबराहट की वजह से दिनेश के हाथों में पसीना आने लगा था।
कॉन्फ्रेंस से निकलकर वो प्राइवेट जेट से मिडिल ईस्ट जाना चाहता था। उसे पता करना था कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उसके निकलने से पहले बटलर का फोन बज उठा। सर, मुझे किसी का कॉल आ रहा है, मैं आपको कुछ देर में वापस फोन करता हूँ। बटलर ने दिनेश को बताया और फोन काट दिया। दिनेश दिल ही दिल में अच्छी खबर मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कॉल का जवाब देने के बाद बटलर का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। उसने दोबारा से दिनेश को कॉल किया। दिनेश ने तुरंत ही फोन उठा लिया। क्या सिचुएशन है? कुछ और ऑयल फील्ड्स ने हमारे साथ कोलैबोरेट करना बंद कर दिया है। तो कितने? दिनेश ने बटलर से पूछा। रुकिए, मुझे गिनने दीजिए। 1, 2, 6। बटलर ने जवाब दिया। दिनेश को लग रहा था कि वो कुछ देर में पागल हो जाएगा। ये चल क्या रहा था? कोई भी इंसान ये आसानी से समझ सकता था कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस नहीं था। जैसे जैसे मिनट्स बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे संख्या बढ़ती जा रही थी। दिनेश पूरी तरह से डर गया था। उसने अपनी आवाज धीमी करके बटलर से पूछा, अपने पास टोटल कितने ऑयल फील्ड्स हैं? 18, सब साइजेस को मिला के। अब तक उनमें से 13 ने आपकी सप्लाई बंद कर दी है। ऐसा बोलते वक्त बटलर की आवाज कांप रही थी। दिनेश के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट्स थोड़ा लेट अनाउंस किए गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। दिनेश एक शातिर इंसान था। वो जानता था कि मिडिल ईस्ट के लोग अच्छे बिजनेसमैन हुआ करते थे। केवल 2 ही रीजंस की वजह से वो दिनेश को सपोर्ट करना बंद कर सकते थे। पहला तो ये कि उन्हें दिनेश से कोई उम्मीद ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो दिनेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं करते। फ्यूचर में दिनेश मिडिल ईस्ट बिजनेसमैन के साथ मिलकर बहुत सारा पैसा कमाने वाला था। दूसरी वजह ये हो सकती थी कि उन्हें एक बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। लेकिन इस वजह से इन मिडिल ईस्ट के बिजनेसमैन को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अग्रवाल फैमिली उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ती जो कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर नहीं करते हैं। दिनेश ने बटलर को अपना फैमिली ट्रेडिशन याद दिलाते हुए कहा, जाके देखो कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। इस पूरे प्लान की डोर पक्का किसी एक इंसान के हाथ में है। सर, मैं जल्द ही पता लगाने की कोशिश करता हूँ। बटलर फोन काटने वाला था कि दिनेश ने उससे कुछ कहा। वैसे ये सारे मिडिल ईस्टर्न बिजनेसमैन लॉ को वायलेट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये ऑयल की सप्लाई कैसे बंद कर सकते हैं? दिनेश की बात सुनकर बटलर ने सिर हिलाया। दिनेश की बात में दम था। तो सर, हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम अगर इन बिजनेसमैन को डरा पाएं, तो मास्टरमाइंड तो अपने आप इनइफेक्टिव हो जाएगा। फिलहाल इस ऑयल क्राइसिस से डील करते हैं। मास्टरमाइंड को बाद में पकड़ते रहेंगे। क्या बोलते हो? दिनेश ने बटलर से उसकी राय मांगी। बटलर को अभी भी दिनेश की बातें गुत्थी सी लग रही थी। लेकिन सर, हमें करना क्या होगा? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स को वायलेट करती है तो उसे ऑपोजिट पार्टी को पेनल्टी पे करनी होगी। उस पेनल्टी का अमाउंट इतना ज्यादा है कि ये बिजनेसमैन ऐसा करना अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इन सबको तुरंत लीगल नोटिस भेज दो। अभी दम दबा के हमारे पास वापस आएंगे। जो लोग अग्रवाल फैमिली की इंसल्ट करेंगे वो सभी भयानक मौत मरेंगे। दिनेश अपने प्लान को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। इतना कहने के बाद दिनेश ने अपनी नजरें कॉन्ट्रैक्ट पर टिका दी। उसे लगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ है। सर, बटलर ने फोन के दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज में कहा। दिनेश पहले से ही बहुत परेशान था, इसलिए उसने ठंडी टोन में बटलर से पूछा, अब और क्या कहना है तुम्हें? सर, बाकी ऑयल फील्ड्स ने भी अपना सपोर्ट एंड कर दिया है। दिनेश को बटलर की बात सुनकर डर तो लगा ही, साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा हैरानी भी हुई। मिडिल ईस्ट की ऑयल कंपनीज अग्रवाल फैमिली को केवल बिजनेस पर्पसेस के लिए ही ऑयल सप्लाई नहीं करती थी, बल्कि वो अग्रवाल फैमिली से अपने रिश्ते भी मजबूत करना चाहती थी। क्या उन कंपनीज को अग्रवाल फैमिली की पावर पर डाउट होना शुरू हो गया था? हमारे पीठ पीछे कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? पक्का गिल फैमिली का ही कोई मेंबर इन सब के पीछे होगा। दिनेश के दिमाग में यही एकमात्र वजह आ रही थी। सर, हमें क्या करना चाहिए? बटलर ने टेंस होकर दिनेश से पूछा। ध्यान से इस मैटर की जांच करो, हर डिटेल को खंगालो। कोई सीक्रेटली ऑयल प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा। मुझे जैसे ही उसका नाम पता चलेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। दिनेश ने बटलर को ऑर्डर दिया। ठीक है। बटलर ने फोन रखने से पहले दिनेश से एक और क्वेश्चन पूछा। दिनेश सर, क्या मैं इस मैटर की इन्फॉर्मेशन अग्रवाल फैमिली के लीडर को दे दूं? बटलर की बात सुन के दिनेश कुछ देर के लिए चुप हो गया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने अपना सिर हिला के बटलर से कहा, हम दोनों मिलकर इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। वो अग्रवाल फैमिली का एकमात्र मेंबर नहीं था। फैमिली में बहुत सारे स्किलफुल लोग थे। बटलर ने धीमी आवाज में दिनेश को याद दिलाया। सर, हम इसे अभी तो सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन अगर ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ और ये बात लोगों को पता चली कि हमने इस मैटर को छुपाया हुआ था, तो हमारा बहुत बुरा हश्र होगा। बटलर ने दिनेश को अग्रवाल फैमिली के तौर तरीके याद दिलाते हुए कहा। दिनेश को भी ये बात पता थी। मुझे एक दिन दो, बस एक दिन, मैं इसे सुलझा लूंगा। दिनेश ने बटलर को अश्योर करते हुए कहा। दिनेश अपने फैमिली मेंबर्स के सामने कमजोर दिख के अग्रवाल फैमिली का वारिस बनने की प्रोबेबिलिटी को कम नहीं करना चाहता था। मिडिल ईस्ट की कोई भी कंपनी ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती थी जिसमें उनको क्रूड ऑयल का प्राइस कंट्रोल करने का राइट गिव अप करना पड़े। अग्रवाल फैमिली भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज में से एक था। बटलर का फोन रखने के बाद दिनेश के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसकी बीवी ऐश्वर्या उसके बगल में खड़ी हुई थी। दिनेश के चेहरे पर डर देखकर
उसने दिनेश से पूछा। बेबी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ऐश्वर्या ने दिनेश को पहली बार इतना डरा हुआ देखा था। उस बेचारी को ये नहीं पता था कि उसके पति ने पहली बार ध्रुव गिल जैसे इंसान से टक्कर लेने की हिमाकत की थी। एक प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में। दिनेश ने ऐसा कहते हुए अपनी मुट्ठियां और भी जोर से भींच ली। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? ऐश्वर्या दिनेश के साथ 30 साल से रह रही थी। वो एकमात्र औरत थी जिसे दिनेश ने अभी तक छोड़ा नहीं था। ऐश्वर्या ये बात अच्छे से जानती थी कि दिनेश की जिंदगी में उसके अलावा बहुत सी औरतें थी, लेकिन उसे यकीन था कि दिनेश उससे प्यार करता था। वो उसकी पूरी दुनिया थी। ऐश्वर्या, मैं सच में मुसीबत में हूँ। मेरा एक बहुत मजबूत ओपोनेंट से सामना हो गया है। मुझे यकीन है ये ध्रुव अकेले मेरे पीछे नहीं पड़ा है। उसके साथ और भी लोग हैं। शायद वो लोग उससे भी ज्यादा डेंजरस हैं। मुझे सपोर्ट की जरूरत है। मुझे तुम्हारे पिता के सपोर्ट की जरूरत है। देखो, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे पिता और उनके लोगों को आयरलैंड बुलाना काफी रिस्की है, लेकिन मैं इस ध्रुव गिल से हारना नहीं चाहता। चिंता मत करो, मैं अपने पापा से किसी को भेजने के लिए कहूँगी। हम साथ मिलके उस ध्रुव से लड़ेंगे। ऐश्वर्या ने दिनेश को अश्योर करते हुए कहा। उसने अपने हाथ से दिनेश का हाथ थाम लिया। ऐश्वर्या का हाथ पकड़ने के बाद दिनेश को बहुत अच्छा लगा। उसके पास इतनी अच्छी पत्नी थी, वो और क्या मांग सकता था। हालांकि ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है। मैं तुम्हारे पिता की पावर का यूज तब तक नहीं करना चाहता जब तक कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे। दिनेश ने जल्दबाजी में ऐश्वर्या से कहा। इससे पहले ऐश्वर्या उसे कमजोर समझे, वो अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहता था। ऐश्वर्या ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है अग्रवाल फैमिली मेरी फैमिली को नीची नजर से देखती है। दिनेश ने ऐश्वर्या की बात पर रिएक्ट नहीं किया। वो ये कन्फेस नहीं कर रहा था, लेकिन उसे डेस्परेटली ऐश्वर्या के पिता की हेल्प चाहिए थी। अगर वो अकेले ध्रुव से लड़ने की कोशिश करेगा तो ध्रुव उसे मक्खी की तरह मसल देगा। ये बात उसे अच्छे से समझ आ चुकी थी। दिनेश की नजर पास के टेबल पर पड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर पड़ी। कुछ देर पहले इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर वो ध्रुव के सामने उछल रहा था, पर अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत रद्दी के कागजों से ज्यादा नहीं थी। ध्रुव गिल ने चंद मिनटों में ही पूरा खेल पलट दिया था। साइन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दिनेश की कंपनी को 1 महीने के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट करना था, लेकिन क्रूड ऑयल की सप्लाई के बिना ऐसा करना इम्पॉसिबल था। जतिन को भी दिनेश की हालत पर तरस आ रहा था। जतिन पूरी तरह से समझ गया था कि ध्रुव के पास न केवल निहाल, जसविंदर, मानवीर और तेजा है, बल्कि उसके पास शायद एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो उसके लिए काम करता रहता है। दूसरे शब्दों में ध्रुव ने एक पावरफुल अंडरग्राउंड बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। दिनेश को पता चला कि कुछ ही मिनटों में ऑयल प्राइसेस $2 बढ़ गए हैं। उसके हाथ बहुत जोर से कांप रहे थे। वो अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहा था। उसने पीछे मुड़कर ध्रुव को तीखी निगाहों से देखा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता रहा तो अग्रवाल फैमिली को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दिक्कत की बात यह थी कि वो ऑयल का प्रोडक्शन नहीं रोक सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाती। मगर अग्रवाल फैमिली को सारा घाटा सहकर भी ऑयल प्रोडक्शन जारी रखना था। हाँ? क्या तुम्हें पता था कि ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है? क्या इसीलिए तुमने एक भी ऑयल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है? दिनेश ने पीछे मुड़कर ध्रुव को देखा। तुम्हारी केवल आधी बात सही है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। दिनेश हैरान था। उसे लगा था कि ध्रुव जैसे लड़के के पास इतना बड़ा प्लान नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ध्रुव उसकी सोच से 10,000 गुना ज्यादा डरावना था। बाकी आधी बात क्या है? हाँ? दिनेश ने भौं से कोट कर ध्रुव से पूछा। उसके बाद ध्रुव ने अनिका से, जो उसके पीछे खड़ी थी, कुछ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए कहा। अब तक अनिका का खून खौल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ देखा जा सकता था। शुरुआत में वो नहीं जानती थी कि ध्रुव ने इन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों किए थे, लेकिन अब ध्रुव के मेथड को ऑब्जर्व करने के बाद वो काफी सरप्राइज लग रही थी। ये लड़का अनबिलीवेबल है। अनिका के मन में एक ही सेंटेंस घूमता जा रहा था। आओ हिसाब बराबर करते हैं। ध्रुव ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला और दिनेश से कहा। दिनेश ने कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डाली और उसे पूरा माजरा समझ में आ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? ऐश्वर्या, जो दिनेश के पास खड़ी थी, उसने झुंझलाहट में ध्रुव से पूछा। वैसे हमें थोड़े बहुत पैसों का नुकसान भी हो जाए तो भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐश्वर्या ने डैमेज को डाउन प्ले करने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति ध्रुव से किसी भी मामले में कम दिखे। दिनेश ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने एक कॉन्ट्रैक्ट खोला, फिर उसने एक और कॉन्ट्रैक्ट खोला। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट खुलते गए, दिनेश का दिमाग सुन्न पड़ता गया। उसने जो देखा था वो बहुत ही डरावना था। दूसरी ओर अनिका को लग रहा था कि ध्रुव कितना पावरफुल है। वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। अभी तक ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कर ही नहीं रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे ही वो सब कुछ कर रहा था। कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले ही वो दिनेश और बाकी सारे बिजनेसमैन से जीत चुका था। मैं जरा हिसाब लगा लूं कि तुम लोग मुझे कितना पैसा ओ करते हो। ध्रुव ने हंसते हुए दिनेश से कहा। ऐश्वर्या को समझ नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। उसने पलटकर दिनेश से पूछा। दिनेश, ये क्या बोल रहा है? हम इसे पैसा ओ क्यों करते हैं? ये कहाँ से बीच में आ गया? दिनेश ऐश्वर्या के सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं था। वो बिना पलक झपकाए ध्रुव को देखे जा रहा था। इस कल के लड़के ने उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच दी थी। तुम कब से इन सब चीजों की प्लानिंग कर रहे हो? और ये सब तुम्हें सिखाया किसने है? निहाल ने? दिनेश ने ध्रुव से पूछा। उसे पास में निहाल को मारने का मौका मिला था।
मैंने उस टाइम उसे क्यों नहीं मारा? दिनेश को निहाल को न मारने का पछतावा हो रहा था। वैसे तो कोई आदमी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन दिनेश की नजरों में निहाल भगवान से कम भी नहीं था। वो कुछ भी कर सकता था। शायद कुछ देर में दिनेश का ऐसा ही कुछ ओपिनियन ध्रुव के बारे में भी होगा। खैर निहाल मेरा टीचर तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे सारे कामों में वो मुझे असिस्ट जरूर करता है। उसने मुझे बताया था कि आयरलैंड हमेशा से अग्रवाल फैमिली के हाथों में रहा है। अगर मैं तुम सबको भारी झटका नहीं देता तो तुम लोग मुझे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का बेनिफिट ही नहीं लेने दोगे। इसलिए मैं अगर तुम सबको नहीं मारता तो तुम मुझे ही मार डालते। ध्रुव ने अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए थे। वो दिनेश को ऐसे देख रहा था जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखता है। दिनेश को तो मानो कुछ दिखना भी बंद हो गया था, लेकिन ऐश्वर्या ने एक चीज पर ध्यान दिया। ध्रुव के हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब के सब एक ही कंपनी के थे, जिस पर अग्रवाल फैमिली पिछले 3 दिनों से मेहनत कर रही थी। जब ऐश्वर्या ने देखा कि ओनर की जगह पर ध्रुव का नाम लिखा हुआ था तो उसके होश उड़ गए। ऐश्वर्या को तब जाके समझ में आया कि ध्रुव दिनेश का बॉस था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि क्रूड ऑयल का प्राइस अभी भी बढ़ रहा था। अगर दिनेश टाइम पर ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने में फेल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे कुल नुकसान की 3 गुना भरपाई ध्रुव को करनी होगी। 3 गुना भरपाई। कॉन्ट्रैक्ट कई अरब डॉलर्स का था। दिनेश इतनी ज्यादा पैसों की भरपाई कैसे कर पाएगा? यहाँ तक कि पूरी अग्रवाल फैमिली मिलकर भी नुकसान का 3 गुना नहीं चुका पाएगी। मतलब पहले तुमने खुद को सेव किया, फिर अग्रवाल फैमिली पर अटैक किया। दिनेश को ध्रुव पर गुस्सा आ रहा था। वो उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वो उसकी स्ट्रैटेजी से इम्प्रेस्ड भी था। जब दिनेश क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने में बिजी था, तब ध्रुव और उसकी टीम डायरेक्टली क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनीज को ही खरीद ले रहे थे। हालांकि दिनेश को अभी भी सही से पता नहीं था कि ध्रुव की टीम के मेंबर्स कौन कौन लोग थे। दिनेश के मन में भी क्रूड ऑयल कंपनीज को ही खरीद लेने का ख्याल आया था, लेकिन अग्रवाल फैमिली के पास उतने पैसे ही नहीं थे। गिल फैमिली एक बार फिर से अग्रवाल फैमिली पर भारी पड़ चुकी थी। तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। ध्रुव ने अपने कंधे उचकाते हुए दिनेश से कहा। दिनेश पूरी तरह से तबाह हो गया था। ऐश्वर्या को भी पूरा माजरा समझ में आ गया था। वो इतनी हैरान थी कि वो बस चुपचाप ध्रुव को देखे जा रही थी। क्या किसी लड़के के लिए इतना सब कुछ करना पॉसिबल भी था? उसके मन में यही एक बात घूमती जा रही थी। अनिका भी पूरी तरह से शॉक थी। इस इंसिडेंट के बाद उसे ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि ध्रुव और निहाल अद्भुत लोग हैं। जब ध्रुव क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनीज को खरीद रहा था तो अनिका को उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि ध्रुव अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में डाल रहा था। अनिका के हिसाब से ऐसा करना एक इन्वेस्टमेंट ब्लंडर से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सारी पूंजी केवल एक ही चीज में लगा रहा हो। अब जब अनिका ने ध्रुव की इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के रिजल्ट्स देखे, तब जाके उसे ध्रुव द्वारा यूज किए गए मेथड्स का जीनियस समझ में आ गया। देखो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस तुमने ऑर्गेनाइज की है। तुमने जानबूझकर सारी क्रूड ऑयल कंपनीज को पहले 3 दिनों का स्लॉट दिया था। दिनेश ने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी प्रशंसा थी, पर गुस्सा कहीं ज्यादा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमको कैसे पता चला कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे ही? अगर प्राइसेस नहीं बढ़ते तो इन कंपनियों को खरीदने पर तुमको बहुत सारे पैसे का नुकसान हो जाता। दिनेश को विश्वास नहीं हुआ था कि ध्रुव प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है। आज तक ये काम केवल एक ही फैमिली ने किया था, और वो थी अग्रवाल फैमिली। क्या गिल फैमिली ऑयल के मार्केट में इतना पेनिट्रेट कर चुकी है कि वो अब ऑयल की कीमतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? ऐसा होना इसलिए भी पॉसिबल नहीं लगता था क्योंकि ऑयल लोगों की रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा था। इसलिए गवर्नमेंट के अलावा किसी का ऑयल प्राइसेस में सेव होना एक इम्पॉसिबल सा काम लगता था। अगर ध्रुव और गिल फैमिली सच में ऐसा कर सकती थी तो वो दुनिया के किसी भी देश की गवर्नमेंट से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। ध्रुव ने कंधे उचकाए और दिनेश की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, तुम ये सब नहीं समझते, इसलिए तो तुम हार गए हो। दिनेश ने ध्रुव को घूम कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें बाहर निकल के गिर जाएंगी। ध्रुव उसे इग्नोर करके जतिन के पास चला गया। जतिन वैसे तो 60 साल का आदमी था, लेकिन अभी वो एक बच्चे की तरह खुश था। ध्रुव, मैंने आप पर भरोसा करते हुए अग्रवाल फैमिली के खिलाफ जाने का रिस्क लिया था। आपने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। जतिन ने ध्रुव से कहा। ध्रुव उसकी बात सुन के मुस्कुरा दिया। मिस्टर गिल, मुझे भी ये जानने की इच्छा है कि आपको कैसे पता चला कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं? क्या आपने सच में सारा क्रूड ऑयल खरीद लिया है? ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। जतिन तुरंत ध्रुव का इशारा समझ गया। ठीक है, वैसे मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। जब ध्रुव और अनिका वेलकम हॉल में पहुँचे तो अनिका भी ध्रुव से पूछे बिना नहीं रह पाई। उसने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, ये बहुत सारा पैसा है, तुम इतने काम कैसे हो सकते हो? वैसे भी क्रूड ऑयल का प्राइस आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हें भी जानना है? ध्रुव ने अनिका से पूछा। अनिका ने सिर हिलाया। देखो, ये बात सच है कि मैंने क्रूड ऑयल की कुछ कंपनीज खरीद ली हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी क्रूड ऑयल की कंपनीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। ध्रुव की बात सुन के अनिका और भी हैरान रह गई। तो तुम क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे कंट्रोल कर रहे हो? जो क्रूड ऑयल कंपनीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें ऐसा करने के लिए कौन कन्विंस कर रहा है? इसके लिए तो कोई बहुत बड़ी स्टैचर का इंसान चाहिए होगा। किसी बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो तुम्हारी जेब में नहीं है। अनिका ने प्रशंसा भरी नजरों से ध्रुव को देखा। ध्रुव को उसकी बात सुन के हंसी आ गई। नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तो मेरे कहने पर कुछ नहीं करेगा।
लेकिन मेरे पास कोई ऐसा है जिसकी बात लोग मान लेते हैं। अनिका को ध्रुव की बात तुरंत समझ आ गई। ये उसके पिता हरमन गिल के अलावा और कौन हो सकता है। दिनेश को भी थोड़ी देर में उसके बटलर ने कॉल करके बता दिया कि पर्दे के पीछे का सारा खेल ध्रुव के पिता हरमन गिल ने किया है। दिनेश हरमन गिल से बदला लेने के लिए बेचैन था, लेकिन बटलर ने उसे समझाया कि ऑयल एक सेंसिटिव मसला है। अगर उसने इस मुद्दे को और हवा दी तो कई देशों के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है। दिनेश को समझ आ गया था कि बटलर सच बोल रहा है। उसने तय किया कि वो पेशेंस रखेगा और सही समय पर पलटवार करेगा। दूसरी ओर ध्रुव इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के हॉल से निकलने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो पाया कि एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई है। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था, लेकिन ध्रुव को लग रहा था कि ये जरूर कोई बेहद खूबसूरत औरत थी। औरत ने ध्रुव के हाथ पर मारने के बाद उससे कहा, मेरे पीछे आओ। आप कौन हैं? ध्रुव ने औरत की तरफ देख के पूछा। वो उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि उसने औरत को पहले कहाँ देखा है। ध्रुव इस बात को लेकर पूरी तरह से शौ था कि उसने औरत को कम से कम एक बार तो देखा है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे आओ। औरत ने भौहें चढ़ाई और ध्रुव को ऑर्डर देते हुए कहा। कौन है ये? अनिका ने ध्रुव के सामने खड़ी औरत को देखकर पूछा। औरत ने सचमुच अजीब कपड़े पहने हुए थे। उसने न केवल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, बल्कि घूंघट भी डाला हुआ था। अनिका को औरत काफी वियर्ड लग रही थी। इससे पहले वो औरत को ध्रुव से दूर करने की कोशिश कर सके, ध्रुव ने इशारे से अनिका को दूर रहने का इशारा किया। अनिका ने भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्रुव से पूछ रही हो, बेवकूफ लड़के, ये तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव अपनी जगह जमा खड़ा रहा। वो अनिका की तरफ मुड़ा और बोला, चलो उसके साथ चलते हैं। क्या? अनिका ने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे उसे सड़कों पर घूमता हुआ पागल दिख गया हो। उसने अपने हाथों से ध्रुव की पीठ पर चुटकी काटते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आने वाला है। अगर तुम चले गए तो तुम अपनी रेपुटेशन लूज कर दोगे। ध्रुव के सामने खड़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में एक चालाक इंसान हो। अगर तुम चालाक इंसान नहीं होते तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इस लड़के के भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसके भाव वैसे ही बढ़े रहते हैं। अनिका ने मन ही मन सोचा। वो औरत के ध्रुव के बारे में किए गए कमेंट से खुश नहीं लग रही थी। ठीक है, चलो। सबसे पहली बात ये थी कि ध्रुव को कॉन्फ्रेंस में अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं थी। उसका प्लान इससे कहीं आगे का था। दूसरा ये कि उसका इंट्यूशन उससे कह रहा था कि उसे इस औरत पर विश्वास करना चाहिए। अनिका उस वक्त बहुत गुस्से में थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाई, औरत बोल पड़ी। नहीं, उसे हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को नहीं ले जा सकती। औरत की बात सुन के अनिका का गुस्सा 10 गुना बढ़ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? अनिका इतने गुस्से में थी कि उसने अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। औरत ने अनिका को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो कुछ कदम आगे बढ़ के ध्रुव से बोली, जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। चिंता मत करो, वो लोग उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है। ध्रुव ने सिर हिलाया और औरत के पीछे हो लिया। क्या तुम सच में उस पर इतना भरोसा करते हो? अनिका पूरी तरह से हैरान थी। वो भी ये जानना चाहती थी कि वो लोग आखिर थे कौन। मेरे पास तुमको सब कुछ समझाने का समय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि उस पर विश्वास करके मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। हम वॉलिंगफोर्ड हार्बर पर मिलेंगे। अनिका अभी भी थोड़ी नाखुश थी, लेकिन ध्रुव के साफ साफ बोल देने के बाद वो कुछ नहीं कर सकती थी। अनिका ने ध्रुव के जाते समय उसकी पीठ की तरफ देखते हुए कहा। अभी ध्रुव को गए हुए 10 सेकंड्स भी नहीं हुए थे कि अनिका को लगा कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में कुछ गड़बड़ हो रही है। उसे खतरे का आभास हुआ। दूर से देखने से किसी को ऐसा लग सकता था कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एंड हो चुकी है और सब लोग वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी भी खतरे की मौजूदगी का एहसास किया जा सकता था। अभी भी दिनेश कॉन्फ्रेंस के अंदर ही था। उसने कॉन्फ्रेंस के दौरान इतने सारे देशों के लोगों के सामने ध्रुव को मारने की कोशिश की थी। अनिका को जैसे इस खतरे का आभास हुआ, उसने जल्दी से ध्रुव का पीछा किया, लेकिन ध्रुव पहले ही उस औरत के साथ कार में बैठकर जा चुका था। कार में उन दोनों के अलावा एक ड्राइवर भी था और वो बहुत ही धीमी स्पीड से गाड़ी चला रहा था। अनिका को लगा कि ध्रुव की जान खतरे में हो सकती है। ध्रुव के साथ एक भी बॉडीगार्ड नहीं था। अगर ध्रुव की कार पर हमला हुआ तो अकेला ड्राइवर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अनिका को पता था कि जो लोग इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में एंट्री पा सकते थे वो बहुत ही पहुंचे हुए लोग हुआ करते थे। ध्रुव के ऊपर खतरा अभी भी मंडरा रहा था। उसे कम से कम जसविंदर को अपने साथ रखना चाहिए था, अनिका ने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद अनिका को एक बहुत ही अजीब सी बात पता चली। जो लोग ध्रुव का पीछा कर रहे थे उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया जब उन्हें पता चला कि ध्रुव उस औरत की कार में बैठकर जा चुका था। वो औरत है कौन? अनिका के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए जब उसने देखा कि औरत की कार सेफली निकल गई है। कार में ध्रुव बहुत शांत बैठा हुआ था। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी जहाँ मैं रहती हूँ। यहाँ से तुम मेरे प्राइवेट जेट से जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। वैसे चिंता मत करो, तुम्हें प्राइवेट जेट खुद फ्लाई नहीं करना पड़ेगा। मेरे असिस्टेंट्स तुमको सेफली हरमन के पास छोड़ आएंगे। औरत ने ध्रुव से कहा। ध्रुव ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। उसके बाद औरत ने पलटकर ध्रुव से उत्सुकता से पूछा, तुम मुझसे कुछ जानना नहीं चाहते क्या? मैं आपसे कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं ये एक बात अच्छे से जानता हूँ कि अगर मुझे कुछ जानना चाहिए तो आप मुझे खुद ही बता देंगे।
ध्रुव ने शांति से कहा। औरत ने भौहें सिकोड़ ली। शौक की वजह से औरत का मुंह थोड़ा खुल गया, जो कि उसने थोड़ी देर बाद फिर से बंद कर लिया। उसे लगा कि ध्रुव एक अजीब आदमी है। औरत ने एक्साइटमेंट से पूछा, तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी क्यों हो गए? हम तो बिल्कुल ही अजनबी है ना? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए औरत से कहा, मुझे पहले ही इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में खतरे का एहसास हो गया था। मुझे ये तो नहीं पता कि दिनेश को अग्रवाल फैमिली से कुछ करने की परमिशन मिली है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो किसी परमिशन की वेट नहीं करेगा। उसका ईगो बहुत जोर से हर्ट हुआ है। वो मेरे पीछे जरूर आएगा। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने अपनी पूरी पावर का यूज ही नहीं किया होगा, क्योंकि वो मुझे सीरियस अपोनेंट मानता ही नहीं था। अपना तुरुप का पत्ता तो वो अब दिखाएगा। औरत ध्रुव की बात ध्यान से सुन रही थी। ध्रुव ने बोलना जारी रखा, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑयल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ध्रुव इतने नशे में था कि उसने कंपनीज के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करने तक का एफर्ट नहीं लिया था। अब वो एक एक करके हर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन खंगालेगा और उनके पीछे जाएगा। ध्रुव का एनालिसिस सुन के औरत के चेहरे पर हंसी आ गई। ये बिल्कुल उसी के जैसा है। औरत ने मेक श्योर किया कि ध्रुव को उसकी आवाज सुनाई ना पड़े। अगर आप सचमुच चाहती हो कि मैं आपसे कुछ पूछूं, तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ध्रुव ने औरत से कहा। अब वो कार के अंदर आराम से बैठा हुआ था। उसे समझ आ गया था कि वो खतरे से बाहर आ चुका है। जो पूछना है पूछो। आपको लगा कि मैं खतरे में हूँ और आपने मुझे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया, इसलिए आप कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकते। आप किसी बड़ी फैमिली के मेंबर हो क्या? ध्रुव ने औरत को सीरियस नजर से देखा। ध्रुव का सवाल सुनकर औरत अचानक चुप हो गई। वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर वो अचानक हंस पड़ी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जल्द ही वो औरत के घर पहुंच गए। औरत एक बहुत पुराने से दिखने वाले घर में रहती थी। उसका घर बहुत ही एवरेज सा था। घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। ये पॉसिबल था कि वहाँ लंबे समय से कोई रह ही नहीं रहा था। माफ करना, यहाँ बहुत टाइम से कोई रह नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसे साफ करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हारे ट्रैवल का इंतजाम करती हूँ। औरत ने कॉल करके अपने लोगों को प्राइवेट जेट लाने के लिए कहा। ध्रुव पहली बार प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने वाला था। औरत जैसे ही कॉल करके पीछे मुड़ी, उसने देखा कि ध्रुव जा चुका था। ये कहाँ जा रहा है? ड्राइवर ध्रुव की हरकत देखकर चीख पड़ा। उसने हैरान होकर औरत की तरफ देखा। ध्रुव टैक्सी में बैठ के वहाँ से जा चुका था। ये लड़का, ये कुछ ज्यादा ही दूर नहीं जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो चाहता था कि मैं उसे बचाऊं। वैसे ये बचना क्यों नहीं चाहता? इसे जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? खैर, ये भी उसी के जैसा है। औरत बुदबुदा रही थी। ध्रुव उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। फिर उसने अपना फोन निकाला और फ्लाइट टीम को फ्लाइट कैंसिल करने के लिए कहा। वो औरत बार बार ध्रुव को उसी के जैसा है क्यों कह रही थी? आखिर वो ध्रुव को किससे कंपेयर कर रही थी? कुछ दूर जाने के बाद ध्रुव को अनिका का फोन आया। तुम एक सेफ प्लेस पर पहुंच गए हो? अनिका ने चिंतित होकर ध्रुव से पूछा। तुम कभी कभी मेरी इतनी चिंता करती हो कि मुझे लगता है कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि सोते वक्त तुम मेरे बिस्तर में ना घुस जाओ। ध्रुव ये कहकर खिलखिलाकर हंसने लगा। अनिका उसका जोक सुन के इरिटेट हो गई। ऐसे मोमेंट पर वो जोक कैसे क्रैक कर सकता है? वैसे मुझे किसी के बिस्तर में घुसने का मन होगा तो मैं इतना तो इंश्योर कर ही लूंगी कि उसमें पहले से लेटा हुआ आदमी कम से कम सुंदर तो हो। वैसे मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि क्या तुम एक सेफ प्लेस पर पहुंच गए हो? वहाँ से आगे जाने के लिए प्राइवेट जेट लेने वाले हो? मैंने वापसी की टैक्सी ले ली है। ध्रुव ने सीधे सीधे कहा। उसकी बात सुनकर अनिका का दिमाग लगभग सदमे से फट ही गया। क्या तुम पागल हो? अनिका के मुंह से अपने आप ही निकल गया। मैं पागल नहीं हूँ। मैं जल्दबाजी में तुम्हें कॉन्फ्रेंस में छोड़ आया था। मैं तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। ध्रुव ने अनिका से कहा। उसे पता था कि मिस्टीरियस औरत किसी वजह से उसे कॉन्फ्रेंस से दूर ले गई थी। आखिर दिनेश अनिका को हर्ट करने की कोशिश क्यों करेगा? वो कठौता में गिल फैमिली के सुपीरियर रैंक के वारिस की असिस्टेंट थी। असिस्टेंट्स तो वैसे भी डिस्पेंसेबल होते हैं। दिनेश उसे हार्म करके गिल फैमिली से कोई फेवर नहीं ले पाएगा। वैसे भी अभी तक दिनेश ने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की थी। बेवकूफ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। अनिका को समझ ही नहीं आया कि ध्रुव मजाक कर रहा है। डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब ध्रुव ने ये सुना तो वो दंग रह गया और उसने अनिका से पूछा। हेलो अनिका, क्या तुम रो रही हो? ये कैसे पॉसिबल है? वो तो बस मेरी आंखों में थोड़ी सी धूल चली गई है। अनिका ने ध्रुव से झूठ बोलने की एक असफल कोशिश की। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम रो रही हो। ध्रुव ने अनिका को लगभग डांटते हुए कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस औरत का प्राइवेट जेट लेके यहाँ से चले जाओ। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ में है। कुछ दिनों में अग्रवाल फैमिली को दिनेश के बेवकूफी भरे बिहेवियर का पता चल जाएगा। उस समय वो दिनेश को पनिश करेंगे। इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस तब तक छुप कर रहने की जरूरत है। इससे तुम्हारी वारिस बनने की बिड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अनिका ने ध्रुव के सामने हसीन सपनों का जाल बिछाते हुए कहा। ओह, अनिका द्वारा बिछाए गए हसीन सपनों की तुलना में ध्रुव का रिस्पॉन्स बहुत ही ठंडा था।
उसे अचानक याद आया कि उसने अनिका से गिल फैमिली के बारे में क्या कहा था। शायद अनिका को इसके पीछे का मतलब समझ नहीं आया था, या शायद अनिका जानबूझकर ना समझने का नाटक कर रही थी। जब अनिका ने देखा कि ध्रुव चुप हो गया है तो वो सख्त आवाज में चिल्लाई, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? ध्रुव ने हंसते हुए कहा। अनिका अभी भी दूसरी तरफ से चिल्ला रही थी। ध्रुव ने अपना सिर हिला के बुदबुदाते हुए कहा, Stupid. इसके बाद ध्रुव ने फोन रख दिया। कोई आ रहा था। वो साफ साफ सुन सकता था कि कोई घाट की तरफ से आ रहा था। ध्रुव को इस बात का आइडिया नहीं था कि अग्रवाल फैमिली आज कितने गुस्से में थी। वो जानता था कि अग्रवाल फैमिली के एस्टैब्लिश होने से लेकर अब तक वो कई बार हार चुके थे, लेकिन उन्हें इतनी करारी हार पहले कभी नहीं मिली थी। आज आयरलैंड के बाहर भयंकर युद्ध होने वाला था। ध्रुव बिना देखे गैस कर चुका था कि आने वाले लोग कौन थे। आने वाले लोगों में जसविंदर, तेजा, मिस्टर जोश और अन्य कई लोग शामिल थे। बॉस, आपने मुझे यहाँ आकर आपको लेने के लिए क्यों कहा? आप सच में लापरवाह हो रहे हैं। आप जानते हैं कि दिनेश अच्छी स्ट्रैटेजी बनाता है और साथ ही वो एक मजबूत बैकग्राउंड वाला इंसान है। ये सब जानने के बाद भी आपने हमें कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको सिक्योरिटी देने के लिए नहीं बुलाया। तेजा ने ध्रुव से कहा। ऐसा कहते वक्त वो सदमे में लग रहा था। उसकी चिंता सही थी, लेकिन शुक्र की बात ये थी कि ध्रुव जिंदा बाहर आ गया था। ध्रुव ने न केवल दिनेश को हराया, बल्कि वो कॉन्फ्रेंस का भी सबसे बड़ा विनर बन गया था। तुम लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हो। मुझे पता है कि दिनेश मेरी जान लेना चाहता है, क्योंकि वो एक बहुत क्रूअल इंसान है। अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपने आसपास बॉडीगार्ड्स की टीम खड़ी कर लेने से कुछ फर्क पड़ जाता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। क्यों? तेजा ने हैरानी से ध्रुव से पूछा। दिनेश उतना भी बेवकूफ नहीं है जितना कि तुम लोग उसे समझते हो। वो चाहता तो मुझे कॉन्फ्रेंस के अंदर आसानी से मार सकता था, लेकिन मुझे पता था कि वो ऐसा नहीं करेगा। आपको कैसे पता चला? किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया आपको? तेजा का क्वेश्चन सुन के ध्रुव हंसने लगा। उस एस्ट्रोलॉजर का नाम था ध्रुव गिल। अगर कॉन्फ्रेंस के दौरान दिनेश मुझे मार देता तो अग्रवाल फैमिली की बहुत बदनामी होती। उन्हें मजबूर होकर दिनेश को सपोर्ट करना पड़ता। उसके बाद ऐसी बदनाम फैमिली के साथ कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होती। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में दिनेश के आने का पर्पस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और अग्रवाल फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, जो लंबे समय से आयरलैंड में फंसा हुआ है। तेजा ध्रुव का एनालिसिस सुनकर बहुत इम्प्रेस्ड लग रहा था। जसविंदर जो तेजा के बगल में था, उसने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, तुम बॉस के वर्ल्ड व्यू को नहीं समझ सकते। हाँ, तेजा नहीं समझ सकता था। दिनेश के उलट ध्रुव पैसा कमाने के लिए आयरलैंड नहीं आया था। ध्रुव ने जो किया था वो पैसे कमाने से भी कहीं ज्यादा था। तुम्हारी बीवी वाला मैटर सुलझ गया? ध्रुव ने पीछे मुड़कर तेजा से पूछा। हाँ, मैंने उसे फ्रांस वापस भेज दिया है। मैंने उसकी सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट कर दिया है। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर चलो बोट पर चढ़ते हैं। लोगों के ग्रुप के एक पानी के शिप पर चढ़ने के बाद जसविंदर ने असमंजस में ध्रुव से पूछा, बॉस, अभी वो औरत जो आपको मिलने आई थी वो कौन थी? मुझे नहीं पता। मेरे पास आने से पहले वो निहाल को देखने अस्पताल गई थी। ध्रुव की बात सुनकर जसविंदर ने सिर हिलाया। आप चाहते तो प्राइवेट जेट यूज करके सेफली यहाँ से निकल सकते थे। जसविंदर ने ध्रुव से कहा, जरूरी नहीं है। तुम अग्रवाल फैमिली की पावर को कम करके आंक रहे हो। समुद्र में उनकी पावर बहुत ज्यादा है और इसका पूरा क्रेडिट दिनेश को जाता है। लेकिन एक बात तो ज्यादातर लोगों से छुपी हुई है कि उनकी एयर पावर भी बहुत ज्यादा है। ध्रुव की बात सुनकर जसविंदर ने सिर हिलाया। उसे समझ में आया कि एक बड़ी फैमिली को फाइनेंस के अलावा और भी कई सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। आयरलैंड एक बहुत ही डिफिकल्ट जगह है। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, आज हमें इसका पता लग जाएगा।